वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे जो वीडियो करेंगे उसमें 30 महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके NCERT और SCERT आधारित है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस चैनल में एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जहाँ पे आपको क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक NCERT और SCERT के जितने सारे क्वेश्चन हैं वे सभी का प्रैक्टिस हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर रखा है। इसके अलावा बिहार 7th फेज, बिहार 2nd फेज, बिहार 1st फेज, बिहार 3rd फेज से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जरूर वॉच करें। और एक बात और, अगर आप बिहार शिक्षक परीक्षा या सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड हैं तो आप करंट अफेयर को भी साथ साथ देखते चले, क्योंकि करंट अफेयर को नज़रअंदाज करना, आप 10 से 12 क्वेश्चन को इग्नोर, करंट अफेयर को भी साथ साथ देखते चले, क्योंकि 10 से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के 3rd गति नियम, 3रा गति नियम, फ्लेमिंग के नियम, आर्किमिडीज के नियम, बेग संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट का ऊपर जाना ये संबंधित है न्यूटन के 3रे गति नियम से। न्यूटन का 3रा गति नियम क्या है? आकर्षण और प्रतिक्रिया। देखिए यहाँ पे सेकंड, बल का सूत्र न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? बल यानी फोर्स। बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र क्या होता है? F इक्वल m इंटू ए। F इक्वल m इंटू ए, मास एंड एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही हमारा जो प्राप्त होता है कहाँ से? न्यूटन के दूसरे गति नियम से। चलिए 3rd नंबर देखिए यहाँ पे, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, हटता नहीं घटता है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, डिक्रीज करता है, घटता है, तो त्वरण होता है। तो त्वरण क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कहते हैं वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, वेग यानी वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है, ये एक बात को ध्यान रखिएगा, क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, सदिश है। ठीक। एक यहाँ पे चाल भी आता है, तो चाल जो है स्पीड, ये क्या है? स्केलर है, अदिश है। ये क्या है? अदिश है। तो वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो कहता है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, क्वेश्चन रहे, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी का टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाना न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है? प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। तो कुआं से पानी खींचते समय रस्सी का डोर टूट जाना, या जैसे एक दो इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के 3रे गति नियम से, न्यूटन के 3रे गति नियम से। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर क्या उत्पन्न किया जाता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है, फोर्स का लगना जरूरी है। तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो उत्पन्न किया जाता है, बल के द्वारा किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य, बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के होते हैं, तो ये होते हैं गुणनफल के बराबर। किसके बराबर? गुणनफल के बराबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, गुणनफल के बराबर। ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, कार्य इक्वल क्या होता है? बल इंटू बल के दिशा में विस्थापन। ठीक है। रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? तो रॉन्टजेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजेन ने। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, लंबाई की न्यूनतम मात्रक क्या है? लंबाई, तो लेंथ की न्यूनतम मात्रक क्या है? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, एंगस्ट्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्मीमीटर। 10⁻⁻15 इसका मात्रक होता है, -15। ठीक है। वहाँ जो, और यहाँ जो देख रहे हैं माइक्रोमीटर, इसमें 10⁻⁻6 होता है, और नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है, एंगस्ट्रम में 10⁻10 होता है। तो सबसे जो न्यूनतम मात्रक है वह क्या है? तो फर्मीमीटर है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर, मच्छर के क्वाइल, जो मैक्सिको वगैरह का हम लोग जो यूज करते हैं, तो मच्छर के क्वाइल में प्रयोग किया जाने वाला पायरेथीन, क्या उसमें यूज करते हैं? पायरेथीन। तो पायरेथीन किससे प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधे, एक कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बीजीय पौधा। यह एक क्या है? पौधा है। पायरेथीन किससे प्राप्त होता है? एक पौधे से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग मैक्सो या मोटिन में उपयोग करते हैं मच्छर को भगाने के लिए। ठीक है। किसको भगाने के लिए? मच्छर को भगाने के लिए। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी मच्छर मलेरिया फैलाती है उसका नाम क्या है? मादा एनोफिलीज।
और जो फीमेल मच्छर होगा वही क्या करता है, डसता है। मेल मच्छर डसने का काम नहीं करता है, तो फीमेल मच्छर ही जो है वो डसता है। ठीक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हेक्सेल, डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डिब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डिब्रिज। डी नंबर, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रिज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक कीटनाशी है, विटामिन है, स्टेरॉइड्स है या एंजाइम है? तो कोलेस्ट्रॉल जो आप देख रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड्स है। क्या है? स्टेरॉइड्स है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथन में गलत चुनिए। जो हमारा ब्लड होता है, तो उस ब्लड के संबंध में ऑप्शन ए कहता है कि इसमें आयरन एलिमेंट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। आयरन एलिमेंट नहीं कम होने के कारण ही क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो आयरन तो होते ही है। यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, रुधिर वर्णिका रक्त में लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, या कुछ रोगों को, देखिए एक जो हमारा आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है, तो ऐसे मुख्यतः जो व्हाइट ब्लड सेल है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन सी देखिएगा कि यहाँ कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो रुधिर वर्णिका जो है ये कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में लाल रंग भी प्रदान करता है और लौह तत्व भी होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो रक्त होता है इसका जो मूल कलर है, इसका जो जब आप इसको देखेंगे तो ये रक्त का जो मूल कलर होता है उसमें जब हम लोग उसको देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देता है? रेड के जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेड के जैसा। इसीलिए जब ब्लड वगैरह हम लोग देखते हैं तो बहुत जल्दी उस पर हम लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? रेड का, क्योंकि इसमें विचलन सबसे कम है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? रेड का, और विचलन सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक नहीं है। रक्त में जो रुधिर वर्णिका है यह ऑक्सीजन का वाहक है। तो यहाँ पे गलत ढूंढने के लिए कह रहा था, तो डी हमें गलत मिल गया क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाए हुए। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। करी पत्ता। देखिए करी पत्ता का उपयोग उत्तर भारत के तुलना में दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है। तो करी पत्ता का उपयोग जैसे सांभर बनाने में या अन्य जो फूड सप्लीमेंट जो होते हैं। करी पत्ता का पौधा जो भारत में देशज है, यानी ये भारतीय पौधा है। औषधि के निर्माण में अरबों डॉलर के उत्पादन क्षमता रखता है और ये करी पत्ता के द्वारा उपचार किया जा सकता है। बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मलेरिया और यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा, तो ये डायबिटिक अगर आप हैं, अगर आपको मधुमेह है, शुगर है, तो आप इसका उपयोग, करी पत्ता का उपयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार। चलिए 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान गलत है? खट्टा दूध ऑप्शन ए में है खट्टा दूध, और बी में है सिरका एवं अचार पिकल्स, और सी में है सोडा वाटर और अन्य शीतल पदार्थ, और डी में है सेव एप्पल। अब यहाँ जो इससे मैचिंग है वो एसिड के बारे में दिए हुए हैं। खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही है। सिरका एवं अचार, तो सिरका एवं अचार में एसिटिक एसिड, यह भी सही है। सोडा वाटर एवं शीतल पदार्थ में कार्बोनिक एसिड, उसमें क्या कौन सा एसिड होता है? जैसे हम लोग कोई भी अगर ड्रिंक लेते हैं कोको कोला वगैरह या पेप्सी वगैरह, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे सेव में टार्टिक एसिड नहीं होता है, टार्टिक एसिड इमली में होता है। टार्टिक एसिड कहाँ होता है? इमली में होता है। ठीक है, सेव में मैलिक एसिड होता है। सेव में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। मैलिक एसिड होता है सेव में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह रेडियो समस्थानिक जिसके परिवहन तंत्र के खून के थक्के को पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। देखिए ये रेडियो आइसोटॉप्स है, तो ये रेडियो आइसोटॉप्स में कौन सा ऐसा आइसोटॉप्स है जिसका हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन में अगर शरीर में खून का थक्का जमा है तो उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 और आयोडीन 131। देखिए ये चारों जो आप देख रहे हैं, ये चारों हमारा जो आइसोटॉप्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये ABCD सबका हम लोग देखेंगे, लेकिन जो खून के थक्के को पता लगाने का काम करता है, खून के थक्के को पता लगाने का जो काम करता है वह सोडियम 24 काम करता है। कौन? सोडियम 24C इसका सही हुआ। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आर्सेनिक 74 त्वचा संबंधी रोगों का इलाज करता है। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 किसका इलाज करता है? स्किन से संबंधित। आयोडीन 131 थायराइड से संबंधित, और ब्रेन ट्यूमर में आयोडीन 131 से इलाज होता है।
कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का। किसमें? कैंसर के इलाज में। चलिए देखिए यहाँ पे सोडियम 24 जो रक्त परिवहन तंत्र में जमे हुए खून का थक्का का पता लगाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटॉप्स के बारे में है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु। देखिए यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार क्या हो? समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो। बी कहता है कि परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान हो, या बी एवं सी। तो देखिए यहाँ पे जो समस्थानिक के बारे में जो बात आती है, तो समस्थानिक में जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? भिन्न होता है। एटॉमिक मास अलग होता है, लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर है, क्या? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है समस्थानिक में? एकदम ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछता भी है, बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, समस्थानिक में संभारिक अगर रहेगा, ये तो समस्थानिक हुआ, लेकिन अगर संभारिक अगर रहे तब क्या होगा? संभारिक में सीधे उल्टा हो जाएगा। एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास जो होगा वह समान हो जाएगा, एटॉमिक मास समान हो जाएगा, और एटॉमिक जो नंबर होगा, एटॉमिक नंबर वह क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भिन्न हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले जाते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस पे क्वेश्चन की शुरुआत है। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का प्रयोग होता है? कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी। तो फोटोग्राफी प्लेट में जो हम लोग फोटो को क्लियर करने के लिए निगेटिव वाले पार्ट में जो यूज करते हैं वह कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड है। आप आज के जो वीडियो में एसिड जो आप देख लिया, अगर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो एसिड इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। एक दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो इससे ही रहेगा, लगभग इस मान के चलना होगा। फॉर्मिक अम्ल, देखिए चीनी से साइट्रिक अम्ल जो नींबू खट्टे पदार्थ है वह कौन से हो जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त किए जाते हैं, हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए कि सभी जैव यौगिक का निर्माण मूल तत्वों से होता है। सभी जैव यौगिक का निर्माण मूल तत्वों से होता है। तो सभी जैव यौगिक जो है इसका निर्माण किसके मूल तत्वों से होता है? कार्बन के मूल तत्वों से। किसके मूल तत्वों से? कार्बन के मूल तत्वों से होता है सभी जैव यौगिक का। संसार में सभी जैविक या अजैविक, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक पदार्थ हो, सभी कार्बनिक यौगिक से बने हैं। ठीक है, सभी कार्बनिक यौगिक से बने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? ए नंबर है कि सोडा पोटेशियम नाइट्रेट, जो सोडा क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट जो एक विस्फोटक सामग्री के निर्माण में उपयोग होता है। ठीक है, उस पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में होता है? जो एक विस्फोटक सामग्री के रूप में। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो, यह फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। पारा मिश्रित अम्लगम कहलाता है। तांबा के अयस्क में बॉक्साइड और क्रायोलाइट है। इसमें जो आप गलत देख रहे होंगे वह गलत कौन सा है? गलत है आपका डी नंबर। तांबा के अयस्क में बॉक्साइड और क्रायोलाइट नहीं आते हैं। बॉक्साइड और क्रायोलाइट एल्युमिनियम के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ध्यान रखिएगा, किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बात, पीतल की मिश्र धातु में, तो पीतल के मिश्र धातु में तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो तांबा होता है वो तांबा के कितने भाग? 4 भाग, और जस्ता के कितने भाग? 1 भाग। ठीक है, जस्ता के कितने भाग? 1 भाग। ठीक है, यानी यहाँ पे आप क्या होगा? 80% क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, और 20% क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? टेलीविजन के जैसे रिमोट, दूरस्थ नियंत्रण का मतलब रिमोट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें कौन से प्रकाश का? महत्वपूर्ण यह भी क्वेश्चन है, कौन से प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो ये होता है औरक्त प्रकाश तरंग। कौन से प्रकाश तरंग? औरक्त प्रकाश तरंग। देखिए इसका व्याख्या में, क्योंकि औरक्त प्रकाश तरंग से और इसका उपयोग किया जाता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल के रूप में औरक्त का तो प्रयोग किया ही जाता है। क्योंकि यह एक ऊष्मीय विकिरण है और जिस वस्तु पर यह पड़ती है तो बढ़ जाता है। देखिए इसका प्रयोग, औरक्त प्रकाश का प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों के सिकाई करने में, जैसे अगर रोगियों को फोटोग्राफी करने और रोगियों की सिकाई करने में भी किया जाता है। किसका? औरक्त प्रकाश का। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है। ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है।
ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे जो है वह ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यमों में ध्वनि का चाल भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम में ध्वनि का चाल मुख्यतः माध्यम के इलास्टिसिटी विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न माध्यम यानी जैसे ठोस, द्रव, गैस, तो उसमें ध्वनि का चाल क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ध्वनि के चाल के माध्यम जो है वह बदलते हैं दो बातों पर, एक प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी पर और दूसरा घनत्व पर। ठीक है, इलास्टिसिटी और घनत्व पर ध्वनि का चाल क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में और उसके बाद कभी कभी पूछता भी है ये क्वेश्चन, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक सॉलिड ठोस में और उसके बाद द्रव यानी लिक्विड और उसके बाद गैस में। यहाँ पे कभी यही इस तरीके से दे देता है ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, फिर दे देगा यहाँ पे सेकेंड वाले में ठोस, गैस, द्रव्य और फिर यहाँ पे दे देगा गैस, ठोस, द्रव्य। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि सबसे अधिक किसमें? ठोस में, क्योंकि इसमें इसका घनत्व होता है, घनत्व पे निर्भर करता है। इसमें आयतन और आकार दोनों होता है। द्रव्य में आयतन होता है, आकार नहीं होता है। गैस में न तो आयतन होता है और न ही आकार होता है। चलिए, जबकि जल में ध्वनि का चाल कितना है? जल में ध्वनि का चाल है, देखिए यहाँ पे लोहे में ध्वनि का चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड ठोस है सबसे अधिक। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, लोहे में ध्वनि का चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड और वायु में 32 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे इसके चाल होते हैं। चलिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, कैसा बिहेव करता है? देखते भी होंगे कि जल के अंदर जो बुलबुले होते हैं कैसा बिहेव करते हैं। द्विपक्षीय लेंस, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। देखिए यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस। अब देखिए, बुलबुले का जो व्यवहार होता है वह अपसारी के जैसा होता है, डाइवर्जिंग के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? डाइवर्जिंग के जैसा होता है, अपसारी के जैसा होता है। कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। आयरन के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। लोहे के साथ जो प्रयुक्त होने वाला धातु है वह क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम है। कौन सा धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो आकर्षण का गुण एल्युमिनियम में नहीं पाया जाता है, आकर्षण का गुण एल्युमिनियम में नहीं पाया जाता है। डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए, 23 नंबर, केसर होता है सूखा मिश्रण या भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? कश्मीर में। केसर सबसे अधिक कश्मीर में। पत्ती, तने होते हैं, पंखुड़ी और जड़ होते हैं, फूल और बीज से बनाने वाला भाग होता है, बीज और कलियां होते हैं। तो केसर जो सूखा मिश्रण है यह भाग का मिश्रण है। इनमें से कौन सा एक कोलायड नहीं है? ठीक है, कोलायड में नहीं जो आता है, ऑप्शन क्या कर रहा है? दूध, खून, आइसक्रीम, शहद। तो आइसक्रीम जो है ये कोलायड नहीं है। आइसक्रीम क्या है? जिलेटिन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोलायड में दूध, खून और शहद ये क्या है? कोलायड में आते हैं। इनमें से कौन बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी, तितली, बर्ड, पतंगा। तो इसमें मधुमक्खी जो देख रहे हैं ये बारूदी सुरंग को पता लगाने में ये उपयोगी होते हैं। अभी इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रसिया में आर्मी लोगों ने मधुमक्खी को प्रशिक्षण देना शुरू किया है और मधुमक्खियों से ये लोग बारूदी सुरंग को पता लगाने में ये लोग सहायक भी हो रहे हैं मधुमक्खी। तो ये मधुमक्खी किस चीज़ का पता लगाता है? बारूदी सुरंग का। चलिए आगे देखिए, 26 नंबर, शहद का प्रमुख घटक कौन है? तो शहद का प्रमुख घटक जो है वह क्या है? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 27 नंबर, जीनोम चित्रण का संबंध है रक्त वर्गीकरण, जीन्स के चित्रण से, स्नायु केंद्रों के चित्रण से, मस्तिष्क के। तो जीनोम का जो चित्रण है, जीनोम जो रिलेटेड है ये हमारे जीन्स से, अनुवांशिक से जुड़ा हुआ है जीनोम। तो जीनोम कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारे जीन से जुड़ा हुआ है। भारत में परमाणु जनक विकास से संबंधित रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा होमो जहांगीर भाभा। होमो जहांगीर भाभा को परमाणु का पिता भी, भारतीय परमाणु जनक का पिता भी कहते हैं, होमो जहांगीर भाभा। एपीजे अब्दुल कलाम ने मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल को इन्होंने लॉन्च किया था। तो इसलिए इनका नाम मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कौन सा मैन? मिसाइल मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? व्यक्ति को अचानक क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, फिर अचानक फिर वो नॉर्मल हो जाता है।
तो इस तरीके के क्रोध, गुस्सा और अचानक बहुत जल्दी किसी बात पे रिएक्ट कर जाना, तो ये हार्मोन जो है ये लड़ो या उड़ो हार्मोन से, जैसे या तो वो किसी के साथ फाइट करेगा और नहीं तो उसके साथ वो जल्दी भाग जाएगा। तो इसके लिए जो हार्मोन जो है वो एड्रेनिल हार्मोन है। इस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से। तो एड्रेनिल हार्मोन क्या है हमारा? तो ये हमारा है या तो आप फाइट करो नहीं तो रन को छोड़कर रनछोड़ बन जाओ। तो ये हमारा एड्रेनिल हार्मोन है। देखिए एड्रेनिल हार्मोन क्या है? ये जो स्रावित होता है तो ये संकट काल में विशेष परिस्थितियों के उचित निर्णय लेने के लिए ये जिम्मेवार होता है, एड्रेनिल हार्मोन, कि लड़ना है या हटना है। शरीर में उत्तेजना, क्रोध, भय, तनाव इत्यादि की स्थिति में एड्रेनिल हार्मोन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। चलिए देखिए यहाँ पे 30 नंबर, निम्नलिखित में से गलत तथ्य का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत तथ्य का चयन करें। किरेटिन क्या है? किरेटिन यह मानव स्किन का बाहरी परत है। किरेटिन क्या है? किरेटिन क्या है? किरेटिन यह मानव स्किन के बाहरी परत पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, किरेटिन क्या है? किरेटिन प्रोटीन है, ये सही भी है। फ्लोरेंस या फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। फ्लोरीन क्या है? एक कार्बनिक कंपाउंड है, यह भी सही है। शुष्क बर्फ है, यह ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह गलत है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। मस्टर्ड गैस, इसका रासायनिक नाम डाइक्लोडाइइथाइल सल्फाइड है, यह भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत मिला वह शुष्क बर्फ वाला गलत मिला। एक और क्वेश्चन इसमें होगा 31 नंबर, शायद एंडिंग क्वेश्चन वो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम के कमी से संबंधित है? गुर्दा क्षति तथा पेशियों में लकवा मार देना, निम्न रक्तचाप, जोड़ों में दर्द और धूमिल दृष्टि यानी कमजोर दृष्टि, रक्त की अल्पता यानी एनीमिया। तो जो अगर शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तो पोटेशियम में निम्न रक्तचाप की कमी हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, पोटेशियम का संबंध है लो ब्लड प्रेशर से। तो 31 यहाँ पे हम लोग किए हैं, तो महत्वपूर्ण ये था। और इससे पहले भी साइंस का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो जरूर वॉच कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। करंट अफेयर का एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्था से, तो उसे आप जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और PDF के लिए आप टेलीग्राम कश्यप कॉम्पिटिटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।